क्या मम्मी, आप जब देखो तब हमारे पीछे पड़ी रहती हो। हम बच्चे नहीं हैं, प्रिया ने चिढ़ते हुए कहा। बेटी, प्रिया के मुंह से इस तरह के शब्दों को सुनकर सुधा का मन भर आया। वह सोचने लगी, क्या एक माँ का अपने बच्चों को लेकर परवाह करना गलत है। हुआ यूं कि प्रिया अपनी फ्रेंड तान्या के बर्थडे पार्टी में गई हुई थी। सुधा ने उसे 9 बजे तक घर वापस आने के लिए कहा था, लेकिन जब घड़ी की सुई 10 बजाने लगी तो उसे प्रिया की चिंता होने लगी। वह प्रिया को फ़ोन लगाने लगी, लेकिन प्रिया अपने दोस्तों के साथ पार्टी में मौज मस्ती करने में बिजी थी। उसने मम्मी का फ़ोन देखकर भी अनदेखा कर दिया। माँ सुधा का दिल बैठा जा रहा था कि अभी तक प्रिया घर क्यों वापस नहीं आई। 11 बज गए। रात के 11 बजे प्रिया जब घर वापस आई तब सुधा ने जैसे ही उससे पूछना चाहा, कहाँ थी तुम बेटा? मैं तुम्हें कब से कॉल कर रही थी। एक बार फ़ोन का जवाब तो दे सकती थी। इतना लेट हो गया है, 11 बज गए। पापा बहुत गुस्सा करेंगे। माँ की बातों को अनसुना करके प्रिया उल्टा ही माँ पर बरस पड़ी थी। सुधा के आंखों में आंसू आ गए, पर वह क्या करे। माँ का दिल अपने बच्चों के लिए हमेशा फिक्रमंद रहता है। सुधा एक गृहिणी है। ऐसा नहीं कि वह पढ़ी लिखी नहीं थी। सुधा ने एमएससी और विज्ञान विभाग में बीएड कर रखा था। वह शादी से पहले एक कॉलेज में प्रोफेसर के पद पर थी, लेकिन प्रिया और सुमित के जन्म के बाद उसकी पहली प्राथमिकता उसके बच्चे और उसका परिवार है। यह सोचकर सुधा ने अपने जॉब से रिजाइन दे दिया था। सुधा का छोटा सा परिवार था। उसके पति महेश, जो कि सरकारी विभाग में कार्यरत थे, एक बेटा सुमित और बेटी प्रिया। दोनों की उम्र में 2 साल का ही अंतराल था। प्रिया ने अभी अभी 12वीं के एग्ज़ाम दिए थे। सुमित अभी 10वीं कक्षा में था। सुधा के पति महेश अपने काम के कारण बच्चों पर ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाते थे। सुधा के कंधों पर पूरे घर की जिम्मेदारी थी। वह घर और बच्चों में ही उलझी रहती थी। कभी स्वयं के लिए समय ही नहीं निकाल पाती थी। बच्चे अब धीरे धीरे बड़े हो रहे थे। वे युवावस्था में पहुंच रहे थे। उन्हें अब सुधा का रोक टोक करना या समझाना पसंद नहीं आता। प्रिया और सुमित हमेशा अपनी मम्मी सुधा से परेशान रहते थे, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता था कि उनकी माँ हमेशा उन पर रोक टोक करती है और कभी भी उन्हें नहीं समझती है। हालांकि यह सही नहीं था। एक माँ यही चाहती है कि उनके बच्चे हमेशा खुश रहें और कभी भी किसी प्रकार की परेशानी का सामना ना करना पड़े। लेकिन यह बात बच्चे कभी नहीं समझते। उन्हें ऐसा लगता है कि अब वे बड़े हो चुके हैं और उनकी देखभाल वे खुद ही कर सकते हैं। ऐसा ही कुछ प्रिया और सुमित के साथ भी हो रहा था। एक दिन सुमित अपने कुछ दोस्तों के साथ घूमने जा रहा था। तभी पीछे से सुधा की आवाज़ सुनाई दी, बेटा 8 बजे के पहले घर आ जाना, वरना तुम्हारे पापा गुस्सा करेंगे। इस बात पर गुस्सा होते हुए सुमित ने कहा, अरे मम्मी, दोस्तों के साथ जा रहा हूँ तो 10 तो बजेंगे ही। आपको हर बात में रोकना टोकना क्यों रहता है। सुमित का इस तरह से बात करना सुधा को बहुत बुरा लगा। वह अपने काम में लग जाती है, लेकिन उसे अंदर ही अंदर दुख जरूर होता है कि उनके बच्चे उसे समझ नहीं पा रहे हैं। एक दिन उसने जब प्रिया को अपने साथ किचन के कामों में हाथ बटाने को कहा, प्रिया ने मुंह बनाते हुए कहा, मम्मी, मैंने कुछ देर पहले ही मेडिक्योर और पेडिक्योर करवाया है। मेरी नेल पॉलिश भी अभी ठीक से सूखी नहीं है। ऐसे में आप चाहती हैं कि मैं किचन में जाकर काम करूं? जब आप हो तब हमें घबराने की क्या ज़रूरत है। आपके होते हुए हमें किचन में या दूसरा काम करना ज़रूरी नहीं लगता। सुधा कहती है, बेटा, अभी मैं तुम्हारे साथ हूँ तो तुम आसानी से काम कर लेती हो, लेकिन जब मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूँगी उस समय तुम्हें परेशानी ना हो, इसीलिए मैं तुम्हें काम करने को कहती हूँ। लेकिन तुम लोग मेरी बात समझते ही नहीं हो। सुधा की ऐसी बातों से भी प्रिया को कोई फर्क नहीं पड़ता। वह उनकी बातों को
अनसुना करके दूसरे कमरे में चली जाती है। बेचारी सुधा अकेले सारे काम निपटाती है और फिर रात में भी खाना बनाकर सभी को खाना खिलाकर आखिरी में खुद खाती है। कभी किसी ने सुधा के साथ खाना खाने की कोशिश नहीं की और ना ही किसी ने उसे गर्म खाना देने की भी जरूरत समझी। खाना खाने के बाद सुमित, प्रिया और पति महेश तीनों ही अपने मोबाइल में लग जाते और ना जाने कितने बजे रात तक मोबाइल में ही डूबे रहते। सुधा तरस जाती कि कोई उनके पास बैठकर बात करे और उससे हाल चाल पूछ ले, लेकिन सब अपनी ही दुनिया में मस्त रहते। सुधा को बस इसी बात की तकलीफ होती है कि जब यह लोग अपनी जिंदगी में व्यस्त हो जाएंगे तब उसका क्या होगा, क्योंकि बिना बच्चों के रहना उसके लिए आसान नहीं था। सुधा ने एक दिन फैसला लिया कि अब वह खुद के लिए भी थोड़ा समय निकालेगी। अब सुधा अपना पूरा ध्यान योगा और मेडिटेशन की ओर देने लगी थी। अब सुधा की दिनचर्या बदल जाने से सबसे ज़्यादा फर्क उसके दोनों बच्चों को पड़ रहा था, क्योंकि पहले सुधा उनके एक आवाज़ पे भागती रहती थी। परिवार वालों के ना चाहने पर भी उसने योगा क्लास ज्वाइन किया, जहां उन्हें मन की शांति मिलने लगी और उन्होंने अपने हर काम को बकायदा पूरा भी किया। लेकिन फिर भी सुधा अपने बच्चों के प्यार के लिए तरसती रही। सुधा को जब भी कभी भी मार्केट, फिल्म या किसी रिश्तेदार के घर जाना होता तो दोनों बच्चे उसे मना ही कर देते, यह कहकर कि उन्हें दूसरा काम है। अब सुधा को योगा क्लास ज्वाइन करते हुए 2 महीने हो गए थे, जहां उसकी एक सहेली रीना उसके बहुत करीब हो गई थी। रीना भी खुद को परिवार से अलग करके अपना मुकाम हासिल करने में लगी थी। हालांकि वह सुधा से उम्र में बड़ी थी, लेकिन कहते हैं ना, दोस्ती की कोई उम्र नहीं होती। दोस्ती तो वह खूबसूरत तोहफा है जो किसी भी उम्र में आपको मिल सकता है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए दोनों की दोस्ती बहुत गहरी हो चली थी। जब दोनों एक दूसरे के साथ अपनी बातें साझा कर सकते थे। एक दिन जब सुधा की सहेली रीना उसके घर आती है, तब वह चाहती है कि उसके दोनों बच्चे उसकी सहेली से मिले, लेकिन उसके बच्चों को रीना आंटी से मिलने में कोई दिलचस्पी नहीं थी और वे फॉर्मेलिटी पूरी करके वहां से चले जाते हैं। जब सुधा प्रिया को आवाज़ देकर कहती है कि बेटा थोड़ा आंटी के लिए चाय बनाकर ले आओ, तो वह एक टूक जवाब देते हुए कहती है, नहीं मम्मी, मुझे अभी फुर्सत नहीं है, आप खुद ही बना लो ना, मसाले वाली चाय आप तो बहुत अच्छा बनाते हो। बस फिर क्या था, रीना ने सारी बात समझ ली और सुधा का बुझा हुआ चेहरा देखकर उसे बहुत बुरा लगने लगा। सुधा चुपचाप जाकर किचन में चाय बनाने लगी और चुपके चुपके आंसू बहाने लगी। बस उसी समय रीना अंदर आ गई और उसने सुधा के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, यह समय आंसू बहाने का नहीं है, बल्कि अपने बच्चों को अपनी अहमियत समझाने और उनका भविष्य सही करने का है। सुधा, बच्चे हमारे प्यार की वजह से जिद्दी हो जाते हैं। ऐसे में हमें खुद की गलती का एहसास नहीं होता। जो भी स्थिति आज हमारी है वह कहीं ना कहीं हमारी गलती की वजह से ही है। तुम मत घबराओ, मैं जैसा बताती हूँ तुम वैसा ही करते जाओ। शुरू शुरू में तो सुधा को रीना की बातों का कुछ समझ नहीं आया, लेकिन अब वह अपनी सहेली की बात पर भरोसा करते हुए उसका साथ देने लगी। 2 दिन बाद सुधा ने नाश्ते की टेबल पर सबसे यह कह दिया कि मेरी सहेली रीना के घर में बहुत बड़ी पूजा होने वाली है, जिसमें उसने मुझे बुलाया है और अगर मैं नहीं जाऊंगी तो वह बुरा मान जाएगी। ऐसे में मुझे उसके घर 2 दिन रहना होगा और अब तुम लोगों को अपना काम खुद ही करना होगा, क्योंकि उसके वहाँ से यहाँ आने में मुझे बहुत समय लगेगा और वैसे भी तुम लोगों को मेरी ज़रूरत तो है नहीं। तुम सब बड़े जो हो गए हो, अपना ख्याल भी अच्छी तरह से रख सकते हो। शुरू शुरू में दोनों बच्चे बहुत खुश होते हैं, क्योंकि अब वे अपने मन के अनुसार घूम फिर सकेंगे और अब मम्मी की झिकझिक भी नहीं सुननी होगी, जिसकी वजह से दोनों बच्चे और पति महेश का दिमाग खराब हो जाता था।
उसके 2 दिन बाद सुधा अपनी सहेली रीना के घर चली जाती है और नाश्ते में जब दोनों बच्चे आकर बैठते हैं तब उन्हें कुछ भी नाश्ता दिखाई नहीं देता और काफ़ी ढूंढने के बाद भी उन लोगों को अफसोस होता है। काफ़ी भूख लगने की वजह से दोनों मैगी बनाकर खाते हैं और खाने में क्या बनाए यह सवाल उनके दिमाग पर छाने लगता है। अब सुमित अचानक बोल उठता है कि मैं तो अपने दोस्त के साथ जाकर खा लूँगा। तभी प्रिया कह उठती है कि ठीक है, मैं भी कुछ बाहर से ही ऑनलाइन मंगवा लूँगी। पापा भी हामी भर देते हैं क्योंकि उनको तो ऑफिस में खाना मिल जाएगा। इस बीच सुधा भी उन्हें बिल्कुल भी फ़ोन या मैसेज नहीं करती और अपनी सहेली रीना के घर में ही रहती है। जब सुमित अपने दोस्त के घर जाता है तो उसे पता चलता है कि उसका दोस्त तो कहीं और गया हुआ है। ऐसे में वह मुंह लटकाकर वापस अपने घर आ जाता है और प्रिया भी जब ऑनलाइन खाना मंगवाने वाली होती है उसी समय उसके फ़ोन का रिचार्ज ख़त्म हो जाता है और वह ऑनलाइन ऑर्डर नहीं कर पाती है। अब दोनों भाई बहन भूख की वजह से चुपचाप बैठे रहते हैं। उन्हें कुछ भी समझ में नहीं आता कि वह क्या खाएं। उन्हें याद आता है कि मम्मी कैसे उनके लिए उनकी पसंद का खाना बनाती थी और उसके बावजूद भी वे लोग मुंह बनाने से नहीं कतराते थे और तरह तरह के उलाहना देने लगते थे। जब भी मम्मी कुछ नया बनाने की कोशिश करती थी तो दोनों बच्चे दोस्तों की मम्मी से कंपेयर करते हुए कहते थे कि आपको उनके जैसा बनाना नहीं आता। अब मम्मी के ना रहने पर उन्हें मम्मी की बहुत याद सता रही थी। जैसे तैसे उन्होंने समय काटा और जब शाम को पापा घर आते हैं तब तीनों की हालत खराब हो जाती है क्योंकि घर में एक भी सब्जी नहीं होती और ना ही कोई मसाला। घर भी पूरी तरह से अस्त व्यस्त होता है जिसे सुधा कभी साफ सुथरा रखती थी और किसी भी प्रकार की गंदगी करने पर डांट भी पड़ती थी। सुमित और प्रिया जिन दोस्तों के भरोसे रहते थे आज उन दोस्तों ने ही उनका साथ छोड़ दिया और उन लोगों ने भी कोई मदद नहीं की थी। रात के 10 बज चुके थे लेकिन उन लोगों को नींद नहीं आ रही थी क्योंकि उन लोगों में से किसी ने खाना नहीं खाया था और रह रहकर उन्हें रोना आ रहा था कि क्यों उन्होंने मम्मी की बात को नहीं माना। अचानक डोरबेल बजती है और तीनों ही दौड़कर दरवाज़ा खोलने के लिए जाते हैं तो सामने मम्मी को देखकर आश्चर्यचकित हो जाते हैं क्योंकि मम्मी तो 2 दिन बाद आने वाली थी। सुधा चुपके चुपके अंदर आती है और अपने थैले से बड़ा सा बॉक्स निकालकर उन्हें दे देती है जिसमें उनकी पसंद की गर्मा गर्म बिरयानी होती है। तीनों जल्दी जल्दी उस बिरयानी को खाने लगते हैं जिसे सुधा अपने हाथों से बनाकर लाती है। उन तीनों को इस तरह से खाते देखकर सुधा को सुकून मिलता है। अब दोनों बच्चे रोते हुए सुधा के पास आकर कहते हैं, सॉरी मम्मी, हमने आपको बहुत परेशान किया। जब आप हमसे कुछ करने के लिए कहती थी तो हमने आपका साथ नहीं दिया और हमेशा आपका अपमान किया। हमें ऐसा लगता था कि आप तो हमें हमेशा हमारे साथ रहेंगे तो हमें कोई काम करने की ज़रूरत ही नहीं है, लेकिन हम बहुत गलत थे। महेश ने भी सबके सामने सुधा से माफ़ी मांगी क्योंकि उन्होंने भी जाने अनजाने कई बार सुधा को भला बुरा कह दिया था। इस बात पर मुस्कुराते हुए सुधा कहती है, इसीलिए तो मैं तुम दोनों से कहा करती थी कि थोड़ा काम सीख लो। अगर मैं नहीं रहूँगी तो तुम लोगों के लिए अच्छा होगा, लेकिन तुम लोगों ने कभी ध्यान नहीं दिया। अब देखा तुम लोगों को क्या हाल हो गया। अगर प्रिया आज मेरे साथ सब्जी रोटी बनाना सीख लेती तो तुम लोगों को भूखे नहीं रहना पड़ता। अगर सुमित ने आकर घर की साफ सफाई करना सीख लिया होता तो घर का यह हाल नहीं होता। मैं तुम लोगों का भला चाहती हूँ और हमेशा तुम लोगों का अच्छा ही सोचूंगी। महेश, प्रिया और सुमित तीनों को अपनी गलती का एहसास होता है और वह बड़े ही आत्मीयता के साथ अपनी माँ सुधा को बैठाकर उनसे माफ़ी मांगते हैं और सुधा मन ही मन अपनी सहेली रीना को धन्यवाद देती है क्योंकि यह सारा प्लान रीना का ही तो था। दोस्तों, कई बार
हमारे साथ ही ऐसी स्थिति आती है कि जो चीज़ या जो इंसान हमारे साथ है, हमें उसकी कदर नहीं होती। लेकिन जैसे ही वह इंसान हमारी ज़िंदगी से या हमारे घर से कहीं दूर चला जाता है, उसके बाद हमें उसकी याद आती है और उसकी सच्ची अहमियत पता चलती है। समय चले जाने पर पछताने से अच्छा यही है कि समय रहते ही उस इंसान की कदर कर ली जाए और उन्हें खुशी दे दी जाए। आज के समय में देखा जाता है कि बच्चे अपने ही माता पिता का अपमान करते हैं और माता पिता कुछ कर नहीं पाते। लेकिन अगर समय रहते उन्हें सही शिक्षा दी जाए तो बच्चे कभी भी अपने माता पिता का अपमान नहीं कर पाएंगे और अपने भविष्य को भी सुंदर बना पाएंगे। तो दोस्तों, ये कहानी यहाँ पर समाप्त होती है। आशा करती हूँ आपको ये कहानी पसंद आई हो। अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक एंड शेयर करें। दोस्तों, हमारी आज की दूसरी कहानी है मोह। अजीत की अम्मा से वह अंतिम मुलाकात थी। उसे अंतिम मुलाकात कहना सही नहीं होगा, क्योंकि उसके गांव पहुंचने से पहले ही अम्मा जा चुकी थी, मृत्यु लोक से दूर, हर दुख तकलीफ से परे। पिछली बार जब वह उनसे मिलने आया था तो वह बोली थी, बेटे बहुत हो चुकी उम्र, पोते पड़पोते देख लिए, अब ईश्वर का बुलावा आ जाए तो अच्छा है, बिस्तर पर ना गिरूं मैं। मोह ममता नहीं छूटती, बस तुझ में ध्यान रहता है। तेरा बड़ा भाई सुधीर तो यही गांव में ही रहता है, उसके बच्चे तो ब्याह गए, तेरे अभी कुंवारे हैं। उनका घर बस जाता तो सुख की सांस लेकर मरती मैं। अजीत उन्हें समझाता, अम्मा हमारी चिंता मत किया कर, हम लोग मजे में हैं, बच्चों को अच्छी शिक्षा दिलवा दी है, सब मजे कर रहे हैं, खाते कमाते हैं। वहाँ के संस्कार कुछ और ही हैं अम्मा, सुधीर के बच्चों जैसे नहीं कि जो बापू ने बोल दिया वो पत्थर की लकीर। नई सदी के इस मोड़ पर मुझे भी यह बात सालती है, मगर क्या करूं, समय के साथ चलना पड़ता है। मैं अपने बच्चों का भाग्य विधाता तो नहीं कि जबरन उन्हें शादी के मंडप में बिठा दूं। अम्मा, जब उनका ब्याह होगा तो उनके साथ रहना और कठिन हो जाएगा। एक कोठी में दो परिवार, पहले उनके लिए कोई फ्लैट का बंदोबस्त हो जाए तो शादी के लिए उनके पीछे पड़ूं। हैरानी के मारे अम्मा की आंखें खुली रह गई। बोली, इतना निर्मोही है तू, शादी करते ही बच्चों को अलग कर देगा। वह बोला, वहाँ हर आदमी आज़ादी चाहता है। मेरी बेटी तनु तो अमेरिका जाने का जुगाड़ बना रही है, वहीं घर भी बसा लेगी, कंप्यूटर इंजीनियर है। अम्मा, आज के बच्चे अपने मन के हैं, उनके रास्ते में कोई रुकावट नहीं डाल सकते हम लोग, नहीं तो परिणाम और भी बुरे हो सकते हैं। वह दो अलग अलग संस्कृतियों के बीच झूलता है। जब गांव में प्रवेश करता है, जिस परिवेश में वह पैदा हुआ, बड़ा हुआ, अब वही सब कितना तुच्छ, सुविधाहीन और पिछड़ा हुआ लगता है। वहां रुककर अब उसे ऐसा लगता कि कुछ दिन और रह लिया तो दुनिया से बहुत पीछे रह जाऊंगा। कुछ देर तक उसे गांव आकर्षित करता, लगता है इस जगह सब समान है, कितनी समता और बरकत है यहाँ की आबो हवा में। किसी में कोई महत्वाकांक्षा नहीं, कोई होड़ नहीं, ज्यादा से ज्यादा कमाने की लालसा नहीं, बस जो हो जाए वही काफी है। अपनी नियति के सामने सिर झुकाकर जीने की कला है इन लोगों में। लेकिन जहाँ वह रहता है वहाँ किस्मत, भगवान, रिश्ते, भरोसा, कुनबा जैसी संकल्पनाएं नहीं है। वहाँ चूहा दौड़, एम्बिशंस, जुगाड़, पर्सनैलिटी ज़्यादा महत्व रखते हैं। अम्मा से साल में एक बार मिलने के लिए वह आता है। भाई कब के रिटायर हो चुके हैं, अब गली की तरफ 3 दुकानें निकाली है उन्होंने। उसके हिस्से के प्लॉट पर भी मकान बन चुका है। एक हिस्से में उनका बड़ा बेटा सपरिवार रहता है और एक हिस्से में ढोर डंगरों के लिए खपरेल डाली है। कई बार अम्मा कहती, अजीत, तू पढ़ लिख कर शहर में इतनी तरक्की कर गया, कोठी बना ली, तेरे बड़े भाई सुधीर का इतना बड़ा टब्बर, उसके किसी बेटे की ढंग की नौकरी नहीं, 2 लड़कों को तो खेती का ही आसरा है। गांव की जायदाद में जो भी तेरा हिस्सा है सुधीर के नाम कर जा,
दुआएं देगा वह। उसने हमेशा मेरा ख्याल रखा। उसकी बहू रीना से मेरी सारी उम्र नहीं बनी। आज भी मैं अपने हिस्से के मकान में बैठी अपने हाथों से बनी रोटी खाती हूँ, मगर सुधीर हर वक्त मेरा ख्याल रखता है। कभी कुबोल नहीं बोला उसने। कभी कभी ज़रूर तेरे बारे में कसैली बातें करता है कि अजीत ने कभी 4 पैसे भेजे हैं तुझे, या उसके परिवार का भी फर्ज बनता है कि तेरी देखभाल करे। अब मैं कुबड़ी हो गई हूँ। घर का राशन वही लाकर देता है। हर महीने 500 रुपये अपनी पेंशन में से देता है। पत्नी मना नहीं करती उसे। अब जैसा भी है मेरे चुग्गे का इंतज़ाम करता है वह। तुझसे खर्च के लिए क्या कहूँ, तू हमेशा तंग ही रहा। कभी मकान की किस्तें तो कभी बच्चों की पढ़ाई का खर्च। अब कुछ अरसे से तू रुपए दे जाता है तो वो मैं अपने क्रियाक्रम के लिए जमा करती जा रही हूँ, ताकि खर्च को लेकर तुम दोनों भाइयों में फिक्र ना पड़े। तू तो बहुत दूर रहता है। मैं मर गई तो सारा बोझ सुधीर पर ही पड़ेगा। बेटे, सुधीर के बारे में कुछ सोचना। मेरे जीते जी पुश्तैनी जायदाद का निपटारा हो जाता तो। अम्मा के बार बार कहने के बावजूद पता नहीं क्यों उसके खून ने कभी जोर नहीं मारा कि वह अपने हिस्से की जमीन व मकान सुधीर के नाम कर दे। सुना है कि आजकल तो गांव में भी जमीन लाखों के भाव में बिकती है। वह यहाँ जोश में आकर कुर्बानी दे जाए और उधर उसकी पत्नी उसे सारी उम्र कोसती रहे। सुधीर और अजीत के बीच लेन देन की बात 20 साल पहले उठी थी। यहाँ शहर में किसी तरह उसने 300 गज का प्लॉट खरीद लिया था, मगर उसके ऊपर मकान खड़ा करने का कोई जुगाड़ नहीं था उसके पास। जो लोन मिल रहा था वो काफ़ी नहीं था, क्योंकि उसकी पत्नी आलीशान घर बनाना चाहती थी। उधर बच्चों की पढ़ाई का खर्च। वह बड़े चाव से गांव आया था कि भाई से पैसे लेकर मकान बनाऊंगा। अम्मा ने सुना तो वह बहुत खुश हुई कि चलो छोटे बेटे का शहर में ठिकाना बना। मगर भाई व भाभी को अच्छा नहीं लगा। कहने लगे, यहाँ से हजारों कोस दूर ठिकाना बनाने का क्या फायदा। यहाँ तुम्हारे रिश्तेदार हैं, कुनबा है, टब्बर है, यहाँ जड़ें हैं तुम्हारी। अनजान बिरादरी में कल बच्चों का शादी ब्याह। अगले दिन पता चला कि उनके बिसुरने का कारण कुछ और ही था। वे उसके हिस्से की दबाई जायदाद से हाथ धोना नहीं चाहते थे। उसने अम्मा से बात चलाई कि मेरे हिस्से का जो भी बनता है, चाहे थोड़ा कम ही सही, मुझे दिलवाया जाए, ताकि मैं भी अपने मकान को बनवाना शुरू कर सकूं। अम्मा चाहकर भी कुछ फैसला ना करवा पाई। सुधीर तो बिफर गया। बोला, तुझे पता नहीं कितना झंझट है इन जमीनों में। कागजों में हमारी तीनों बहनों और काकू चाचा का नाम भी है। काकू चाचा कुंवारा ही मरा, मगर उसकी रखेल के घर पैदा हुआ लड़का भी बराबर का हिस्सेदार है। तू शहर में रहता है, सारे कानून जानता होगा। यहाँ कुछ दिन रुककर पटवारी व तहसीलदार से मिलकर कोशिश कर, शायद जमीन हम दोनों भाइयों और अम्मा के नाम हो जाए। फिर 3 हिस्से करके तेरा हिस्सा बेच देंगे। मैं तो एक लड़की की शादी कर चुका। रिटायरमेंट के आधे पैसे वही लग गए। एक लड़की अभी भी दीवार की तरह सिर पर खड़ी है। बच्चे भी नौकरी नहीं करते कि उनसे पैसे पकड़कर तुझे दे दूँ। तू तो अफसर आदमी है, 100 जगह रसूख है तेरे। कहीं से कर्ज लेकर मकान बना ही लेगा। उसे इतना मुश्किल रास्ता बताया गया जितना उस राजकुमार को कहा गया था कि कई मुसीबतें झेलकर राक्षस को मारकर मणि लाएगा, तब राजकुमारी उससे शादी करेगी। 2 सप्ताह अजीत वहां टिका रहा। टेनिस की गेंद की तरह इधर से उधर टप्पे खाता रहा। अम्मा तो अशक्त हो चुकी थी और भाई के घर की कमान रीना भाभी के हाथ में थी। उसकी मजबूरियां भी साफ नजर आ रही थी। उनके पास 5-7 लाख का कोई जुगाड़ नहीं था कि वे उसका हिस्सा खरीद लेते। भाई के बैंक में पैसा था, मगर रीना भाभी ने साफ मना कर दिया। उसे साफ तौर पर बता दिया गया कि घर तो पुश्तैनी है, जिसके एक हिस्से में अम्मा का डेरा था, जहां उसकी बहनें न साझे रिश्तेदार आकर टिकते थे। अम्मा के जीते जी वह हिस्सा तो बेचा नहीं जा सकता था।
दूसरे बड़े हिस्से में भाई का टब्बर था। जमीन बेचकर अपना तीसरा हिस्सा ले जाने के लिए उसे कहा गया, मगर जमीन के कागज ठीक करवाने में बहुत सिरदर्दी थी। पिताजी ने मरने से पहले यह सब ठीक करवाने की जरूरत नहीं समझी। उन्हें क्या पता था कि लाखों का भाव होते ही जमीन पर सबकी निगाहें हो जाएगी। मास्टर थे वे। एक दिन दिल का दौरा पड़ा। सुधीर भाई ने अभी बीएड किया ही था। पिताजी का स्कूल प्राइवेट था, सो अम्मा को कोई पेंशन नहीं मिली। बाद में भाई की नौकरी सरकारी स्कूल में लग गई थी। 15-20 दिन तहसील के चक्कर काटने के बाद उसे पता चला कि जमीन को फौरन बेचने का काम इतनी आसानी से होने वाला नहीं है। पहले तो वह तीनों बहनों को एक जगह इकट्ठा करे। वे भी उससे खासी नाराज थीं। उसके अविवाहित चाचा का नाम भी दावेदारी में था। उनकी एक रखेल और उनसे हुए बच्चों का भी पता चला उसे। यानी उसे 5-7 लाख का अपना हिस्सा लेने के लिए बहुत दौड़ धूप करनी होगी। ऑफिस से पत्र आ गया था कि जल्दी पहुंचो। अपना माथा पीटकर थक हार कर वह खाली हाथ वापस लौट आया। अम्मा खुद सुधीर के आसरे थी। उसकी कोई मदद क्या करती या उसके लिए क्या जोर लगाती। वह तो शुरू से ही कहती रही कि वह अपना हिस्सा सुधीर को दे दे तो कुनबे में मेरी अच्छी इज्जत बनी रह सकती है। फिर भी आते समय अम्मा ने आश्वासन दिया था कि वह सुधीर को मनाएगी कि दोनों भाई जायदाद का बंटवारा कर ले। जमीन सुधीर रख ले और अजीत को उसके हिस्से के रुपए दे दे। उसके घर में सारी बात सुनकर उसकी पत्नी का मूड भी बिगड़ गया। सारी उम्र यह फांस उसके गले में अटकी रही। इसके चलते पत्नी और उसके बच्चों ने कभी गांव का रुख नहीं किया। हाँ, लोकलाज के डर से और अम्मा व रिश्ते नाते निभाने की गरज से उसे ही साल में गांव का एकाध चक्कर लगाना पड़ता। भाई बहन भी उसके यहाँ कहाँ आ पाते थे। गांव उसके लिए एक स्वप्न लोक बनता जा रहा था। उसके और गांव के रिश्तेदारों के सरोकार बदलते जा रहे थे। हर बार वह समझता था कि गांव का यह मेरा अंतिम फेरा ही होगा। अम्मा के मरने की खबर कभी भी आ सकती थी। शहरी जीवन का आदी हो गया था वह। वहाँ एक आसानी यह थी कि रिश्तों का कोई दबाव नहीं था। सब मस्त थे, एक दूसरे के व्यक्तिगत जीवन में दखल नहीं देते थे। उन्हें इन बातों के लिए फुर्सत ही कहाँ मिलती थी। गांव में 5-7 दिन रहने पर उसके दिमाग में खुजली होने लगी थी। जिससे भी बात करो वह कटाक्ष में बात करता, कभी मजाक में तो कभी गुस्से और कभी उलाहना में। शीला ताई कहती, अरे निर्मोही, कभी अपनी बहनों के घर भी जाया कर। अपने भाई को देखने का चाव उन्हें भी होता होगा। हर तरफ से उस पर वैचारिक हमले होते रहते। ये दिन उफ उफ करते बीतते। और अम्मा वह भी वैसी ही बातें करती। कहती, बहू को देखे 15 बरस हो गए, उसका कोई फर्ज नहीं था कि आकर सास की खैर खबर ले, मेरा सुख दुख करे। मेरा भाई मरा, भाभी चली गई, गांव में ताया ननकू पूरा हो गया, उसे आना नहीं चाहिए था। तेरे बच्चों की तो शक्ल ही भूल गई। तेरी बहनों पर सुधीर इतना खर्च करता है, उनके बच्चों को शगुन आदि, पर क्या तुम्हारा कोई फर्ज नहीं बनता कि रिश्तेदारियां निभाओ। कल तूने उस घर में से हिस्सा भी लेना है। सुधीर की बहू यही ताने मारती है मुझे कि छोटी बहू ने तो कभी तेरी सुध नहीं ली, फिर भी तू दिन रात अजीत का गुणगान करती रहती हो। अब अम्मा नहीं रही तो ये बातें करने वाला भी कोई नहीं रहा। अब हर तरफ जिद और रीस ही चल रही थी कि तू जैसा करेगा वैसा ही तेरे साथ करेंगे। अम्मा थी तो सारा कुनबा अच्छी तरह आपस में जुड़ा हुआ था। कहीं कुछ कमी पेशी या ऊंच नीच हो जाती तो अम्मा सब कुछ अपने ऊपर ले लेती। बेचैन हो उठती, इधर उधर सलाह करती, चर्चा करती, और जब तक सब कुछ सामान्य नहीं हो जाता तब तक चैन से कहाँ बैठती थी अम्मा। हर बार उसके गांव आगमन पर खिल उठती थी अम्मा। कहती, कुनबे की इस माला में बस हर जगह तेरी ही कमी खलती है। जो पास होता है उसका इतना चाव नहीं होता। तू छोटा है ना,
बहुत याद आता है। कई बार तेरी शक्ल भूल जाती हूँ। 1 साल का वक्त कम नहीं होता रुलाने के लिए। सुधीर तो वट वृक्ष सरीखा अपनी गृहस्थी में खप गया है। वह कुनबे में सबसे बड़ा है। मुझे हमेशा से ही पक्का प्रौढ़ दिखता रहा है और तेरे पिता के मरने के बाद तो उसकी कद-काठी, नयन नक्श, चेहरा मोहरा सब उन जैसा ही लगता है। बेटा तो बस तू ही है, जिससे मिलकर तेरा बचपन मेरी आंखों के सामने तैरने लगता है। मेरी माँ कहा करती थी कि जो जितना दूर हो वह उतना ही दिल के करीब लगता है। उसकी ये पहेलियाँ तब मेरी समझ में नहीं आ पाती थी। 80 साल की होकर अब मुझे पता चला कि बच्चों का मोह क्या होता है। माँ का मन बच्चों से कभी नहीं भरता, वे चाहे कितनी आसानी से उसे भूल जाए। मेरे कान तेरी आहट सुनने को तरसते रहते हैं। अरे बड़ भागिया, छोड़कर आ जा वह नकली जीवन। यहाँ की आबो हवा देख, स्वर्ग समान है यह धरती। हर तरफ अपने लोग, एक दूसरे की मदद करने के लिए हमेशा तैयार। वहाँ पराए और पत्थर दिल लोगों के बीच सारी उम्र काटकर तू भी निर्मोही और छोटे दिल का बन गया है। सारा खून पानी हो गया है तेरा। अपने संबंधियों को देखकर एक बार भी तेरा खून ठाठे नहीं मारता। यहीं बस जा, हम भी देखें तेरी टौर, तेरा बाग परिवार। अम्मा बहुत दूर चली जाती, कल्पना के बड़े बड़े सब्ज़बाग देखने लगती। उसे क्या पता कि अब उसकी वापसी संभव नहीं रही। अब तो वह बरगद सरीखा वहीं शहर में ही फैल गया है, जिसे किसी भी तरीके से वहाँ रोक पाना मुमकिन नहीं। फिर उसका परिवार किसी और ढंग से बड़ा हुआ है। गांव के तो नाम से ही वे बिदकते हैं। अम्मा नहीं जानती कि गांव में एक भी बेल ऐसी नहीं जो उस जैसे शहरी परिंदे के पांव बांध सके। शहर की बेरहम हवा आदमी की ग्रामीण रिश्तों के प्रति बेगाना बना देती है। शहर में भावनाओं से गुजर बसर नहीं होती। हर चीज़ मोल के भाव बिकती है वहाँ। लोग तो बात करने तक की फीस लेते हैं वहाँ। इधर अम्मा जब से आंखों से बिल्कुल अंधी हो गई, तब से बहुत ही भावुक हो उठी थी वह। बात बात पर आंखें छलछला आती उसकी। सुधीर की चिंता करती, कहती तेरी अच्छी पक्की नौकरी है, बच्चे भी ऊंचे ओहदे पर हैं। सुधीर के बच्चों के पास ढंग की रोजी रोटी का जुगाड़ नहीं। मिट्टी के साथ मिट्टी होकर घर की ज़रूरत के लिए अन्न उगाते हैं। बारिश अच्छी हो जाए तो बल्ले बल्ले, नहीं तो बाप बेटे आसमान की तरफ पानी के लिए ताकते रहते हैं। बहुत कठिन जीवन है उनका बेटा। तेरे पास लाखों रुपए हैं, तू यहाँ की 3-4 एकड़ जमीन लेकर क्या करेगा? सुधीर के नाम कर दे। सुधीर कह रहा था कि पैसों का जुगाड़ करके वह तुझे जरूर भेजेगा। मेरे जीते जी यह निबट जाए तो अच्छा है। बाद में तुम भाइयों में थाना कचहरी हो तो मेरी आत्मा को दुख पहुँचेगा। देखता नहीं, जरा जरा जमीन के लिए गांव में भाइयों के बीच तलवारें तन जाती हैं। सुधीर ने सारी उम्र मुझे संभाला है, तू तो परदेसी है, मेहमान की तरह आता है। अम्मा के जीते जी अजीत कुछ फैसला नहीं कर पाया कि जमीन सुधीर के नाम कर दूं। अब अम्मा के गुजर जाने के बाद रो धोकर सारे क्रियाक्रम करके सुबह सुधीर के साथ उसके स्कूटर पर पास के कस्बे से मुंबई के लिए ट्रेन लेने पहुंचा। सुधीर भाई बहनों में सबसे बड़ा है। धीर गंभीर स्वभाव है उसका। उससे कभी सीधे आंख मिलाकर बात नहीं की थी उसने। उससे गले मिलकर गला भर आया उसका। बोला, अम्मा के कारण तू हर साल आता था, अब पता नहीं आएगा भी या नहीं। बहुत सख्त दिल है तेरा, सब रिश्तों से मुक्त है तू। मेरा हाल चाल फ़ोन पर पूछते रहना, शादी गर्मी में आते रहना, मुंह ना मोड़ना। अम्मा ने मरते समय मुझसे कहा था कि अजीत का हक मत मारना, सो तब से ही लोन आदि लेकर तेरे लिए पैसों का इंतज़ाम किया है मैंने। ये ले 10 लाख का चेक है, अपनी पत्नी से चोरी से दे रहा हूँ। तू भी घर पर मत बताना, ये तेरे मेरे बीच का हिसाब किताब रहा। ज़मीन चाहे मेरे नाम लिख या ना लिख,
मेरे बच्चे उस पर खेती कर रहे हैं, सो तेरा हक तुझे दे रहा हूँ, ताकि हम दोनों के दिलों में हमेशा प्यार बना रहे। सुधीर ने जबरन वह चेक उसकी कमीज की ऊपरी जेब में ठूस दिया और उसके सिर पर हाथ फिराकर आशीर्वाद दिया। ट्रेन धीरे धीरे सरक रही थी। दूर होता जा रहा था सुधीर। अजीत को ऐसा लग रहा था कि मानो बचपन के उसके पिता हो, जो उसे शहर के कॉलेज के लिए छोड़ने साइकिल पर जाया करते थे। सारी यादें ताजा हो उठी। सुधीर ने कर्ज लेकर उसे अपनी हैसियत से बढ़कर रुपए दिए हैं। पता नहीं कब तक वह इस पैसे की किस्तें चुकाता रहेगा, असल की भी और सूद की भी। अजीत सोचने लगा, मैं इन रुपए का क्या करूँगा? बैंक में रखकर ब्याज खाऊंगा, शेयर खरीदूंगा, पत्नी के लिए हीरे खरीदूंगा या क्लब में ऐश करूंगा। अम्मा ने असल में ऐसा तो नहीं चाहा था। सुधीर ने अंत तक उसे संभाला। उसके हिस्से की देखभाल भी उसी ने की। सुधीर ना होता तो अम्मा रुल जाती, वक्त से पहले ही खत्म हो जाती। अजीत ने जेब से वह चेक निकाला और उसे फाड़कर उसकी चिंदी चिंदी करके बाहर उड़ा दी और ऊपर आसमान की तरफ देखकर सोचने लगा कि यह देखकर अम्मा की आत्मा को कितनी शांति मिली होगी। दोस्तों, ये कहानी यहाँ पर समाप्त होती है। आपको ये कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट करके अवश्य बताएं। धन्यवाद दोस्तों।